नमस्कार, हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश दिवस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास पर, मतलब ये क्यों मनाया जाता है, और हाल में जो कार्यक्रम हुए उन पर है। कोशिश ये समझने की है कि ये दिन खास क्यों है, शुरू कैसे हुआ, और आज खासकर जैसे 2025 में मनाया गया तो इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। तो एक सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी को ही क्यों, इस तारीख में क्या है ऐसा? हाँ, तो देखिए 24 जनवरी की तारीख सीधे इतिहास से जुड़ी है। इसी दिन 1950 में 1950 में? जी, 1950 में जो राज्य पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था या संयुक्त प्रांत, हाँ, सुना है ये नाम, यूनाइटेड प्रोविंसेस। उसे आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। अच्छा, तो 24 जनवरी 1950 को ये नाम बदला, और ये भारत के गणतंत्र बनने से ठीक पहले हुआ है ना? एकदम सही कहा आपने। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उससे ठीक 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? हाँ, 24 जनवरी को। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं आधुनिक उत्तर प्रदेश की पहचान की नींव जैसा था। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी चौंकाने वाली सी लगती है। नाम तो 1950 में मिल गया, पर मैंने सुना कि इसे बाकायदा उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाना बहुत बाद में शुरू हुआ। हाँ, ये बात सही है। करीब 68 साल बाद। ये थोड़ा अजीब नहीं है? इतना वक्त क्यों लगा? हाँ, ये बात वाकई सोचने वाली है और दिलचस्प भी। नामकरण हुआ 1950 में, लेकिन इसे एक स्थापना दिवस की तरह मनाना और पहला ऑफिशियल आयोजन वो हुआ 2018 में। 2018? मतलब पूरे 68 साल का गैप। जी, 68 साल। तो ये जश्न तो काफी नई बात हुई। इसके पीछे क्या कहानी है? मतलब अचानक 2017-18 में क्या हुआ? हाँ, तो इसकी पहल हुई थी 2017 में। उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे श्री राम नाईक। अच्छा, श्री राम नाईक। जी, उन्होंने ये सुझाव दिया था। वो शायद महाराष्ट्र से आते हैं और वहाँ 1 मई को महाराष्ट्र दिवस काफी जोर शोर से मनाया जाता है। हाँ, वो तो है। तो शायद उन्होंने सोचा कि उत्तर प्रदेश का भी अपना एक दिवस होना चाहिए। राज्य सरकार ने, उस वक्त योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये सुझाव माना। और फिर 2018 से ये 24 जनवरी को मनाने की परंपरा शुरू हो गई। तो ये आइडिया श्री राम नाईक का था। पर सवाल फिर वही रहता है, 68 साल तक किसी और ने क्यों नहीं सोचा? क्या कोई खास वजह लगती है आपको? देखिए, कोई एक ठोस वजह बताना तो मुश्किल है। शायद ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ ना मिले, पर अंदाजा ये लगा सकते हैं कि शायद शुरुआती दशकों में राज्यों की पहचान, उनका गठन, इस पर ज्यादा ध्यान था। अच्छा। बजाय इसके कि एक दिन को उत्सव की तरह मनाया जाए। या हो सकता है राजनीतिक प्राथमिकताएं कुछ और रही हों। हो सकता है। कई बार ऐसी सिंबॉलिक चीजों को स्थापित होने में वक्त लग जाता है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में बने भाषा के आधार पर। जी। तो उन्होंने शुरू से ही अपने स्थापना दिवस को महत्व दिया। हाँ, ये बात तो है। उत्तर प्रदेश का मामला थोड़ा अलग था। ये नाम बदला गया था, कोई नया राज्य नहीं बना था या भाषा पे बंटवारा नहीं हुआ था। सही कहा। तो शायद इसलिए भी इस पर तुरंत ध्यान नहीं गया हो। और जैसा मैंने कहा, श्रीराम नाईक महाराष्ट्र से हैं, तो शायद उन्होंने ये कमी महसूस की हो। ये एक लॉजिकल बात लगती है। खैर, देर से ही सही, पर शुरुआत तो हुई। जी, बिल्कुल। अब जरा हाल की बात करें। 24 जनवरी 2025 को भी ये मनाया गया, और सुनने में आया कि इसके खास थीम थी विकास और विरासत, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर। हाँ, ये सुनने में तो बहुत बड़ा कैनवस लगता है, विकास भी और विरासत भी। हाँ, थीम तो काफी महत्वाकांक्षी है और ये दिखाती है कि राज्य अपनी पहचान को कैसे देख रहा है। मतलब एक तरफ मॉडर्न डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी पर जोर, और दूसरी तरफ अपनी जो गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको भी सहेजना। और क्या ये सिर्फ एक नारा था या कार्यक्रमों में भी ये दिखा? नहीं, ये कोशिश दिखी कार्यक्रमों में भी। जैसे लखनऊ में तो हुए ही, पर वाराणसी, गोरखपुर जैसे कई और जिलों में भी कार्यक्रम हुए। अच्छा, पूरे प्रदेश में? हाँ, कई जगह। और इन कार्यक्रमों का फोकस बड़ा दिलचस्प था। लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने पर जोर था। लोकल प्रोडक्ट्स मतलब जैसे? खासकर जो राज्य सरकार की वो स्कीम है ना, ओडीओपी। हाँ, ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद। ये तो बहुत सुना इसके बारे में। बिल्कुल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट।
तो इसके तहत जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी प्रदर्शनी लगी, उनको एक मंच मिला। तो ये ओडीओपी स्कीम ये काम कैसे करती है असल में, और इस उत्सव से इसका क्या लेना देना हुआ? देखिए, ओडीओपी का फंडा सीधा है। यूपी के हर जिले की कोई ना कोई खास पहचान है, कोई खास चीज जिसके लिए वो जाना जाता है। हाँ, जैसे मुरादाबाद का पीतल का काम, सही, या लखनऊ की चिकनकारी, बनारस की सिल्क साड़ियाँ, अलीगढ़ के ताले, कन्नौज का इत्र। हाँ, कन्नौज का इत्र। लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये स्कीम क्या करती है, हर जिले के ऐसे एक खास प्रोडक्ट को चुनकर उसे प्रमोट करती है। अच्छा। उसकी ब्रांडिंग, कारीगरों को ट्रेनिंग, बाजार देना, ताकि उनकी आमदनी बढ़े, जिले की पहचान मजबूत हो। तो उत्तर प्रदेश दिवस के मंच पर इन्हीं लोकल प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया। ये सीधे सीधे विकास वाले पहलू से जुड़ गया है ना, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देना। हाँ, मतलब उत्सव के जरिए सीधे कारीगरों और छोटे उद्योगों को जोड़ने की कोशिश हुई। बिल्कुल। और विरासत वाला पहलू कैसे जोड़ा इसमें? विरासत वाला पहलू तो देखिए अब इन लोकल प्रोडक्ट्स में खुद ही झलकता है। ये चिकनकारी हो या पीतल का काम, ये सिर्फ प्रोडक्ट थोड़ी हैं। सही बात है। ये तो पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। इसके अलावा कार्यक्रमों में कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी थी, जो प्रदेश की लोक कलाओं, परंपराओं को दिखाती हैं। ओके। तो एक तरफ ओडीओप नए स्टार्टअप्स को मंच देकर विकास और भविष्य की बात हुई, राइट। और दूसरी तरफ पारंपरिक कलाओं, उत्पादों के जरिए विरासत को भी सम्मान दिया गया। महिला स्वयं सहायता समूह मतलब एसएचजीज, हाँ। उनके बनाए प्रोडक्ट्स को भी जगह मिली। अच्छा, एसएचजीज को भी? ये तो अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण भी जुड़ गया। हाँ, वो सामाजिक विकास का पहलू आ गया। तो विकास और विरासत दोनों को साथ लाने की कोशिश। तो ये विकास और विरासत सिर्फ थीम नहीं, बल्कि एक तरह की स्ट्रैटेजी लगती है। राज्य ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो दोनों को साथ लेकर चल सकता है। हाँ, कह सकते हैं। पर क्या ये बैलेंस बनाना हमेशा आसान होता है? मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता कि विकास की दौड़ में विरासत कहीं पीछे छूट जाती है? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ। और शायद यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। किसी भी डेवलपिंग रीजन के लिए ये बैलेंस साधना मुश्किल होता है। अक्सर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं, शहरीकरण होता है, इंडस्ट्री लगती है, तो उसका असर ऐतिहासिक इमारतों पर, पारंपरिक जीवन शैली पर, पर्यावरण पर पड़ता है। पड़ता तो है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप सिर्फ विरासत बचाने के नाम पर जरूरी विकास को रोक भी नहीं सकते। हाँ, वो भी मुश्किल है। तो ये थीम चुनना एक तरह से ये दिखाता है कि राज्य इस बैलेंस को बनाने के लिए सचेत है, कोशिश कर रहा है। ओडीओपी जैसी योजनाएं इसी कोशिश का हिस्सा हैं, जहां पारंपरिक हुनर को मॉडर्न मार्केट से जोड़कर विकास भी हो और विरासत भी बचे रहे। एग्जैक्टली। लेकिन जमीन पर यह कितना सफल होता है, ये तो लगातार देखने और आंकने वाली बात है। यहाँ एक और दिलचस्प बात पता चली। 24 जनवरी की तारीख का एक और राष्ट्रीय महत्व भी है। जी हाँ, और ये एक बहुत ही रोचक संयोग है, कह सकते हैं। क्या है वो? 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मतलब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जाता है। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। एक ही दिन? हाँ, एक ही दिन। पूरे देश में बेटियों के अधिकारों, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब पर जागरूकता फैलाने का दिन। तो मतलब एक ही दिन यूपी अपना स्थापना दिवस मना रहा है और पूरा देश बेटियों का दिन। इसका कोई सिंबॉलिक मतलब निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल, इसे कई तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ एक संयोग हो, लेकिन अगर जोड़कर देखें तो ये एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि किसी भी प्रदेश या देश का विकास उसकी बेटियों की प्रगति के बिना अधूरा है। सही बात। जब आप विकास और विरासत की बात करते हैं तो उसमें आधी आबादी यानी महिलाएं और खासकर बालिकाएं, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल। उनका सशक्तिकरण ही सही मायनों में प्रगति का रास्ता खोलता है। तो इस संयोग से 24 जनवरी का महत्व और बढ़ जाता है ना? हाँ, ये तो है। और ये तारीख तो जैसे महत्वपूर्ण दिनों के पूरे हफ्ते के बीच में आती है। हाँ, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। देखिए, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, पराक्रम दिवस। जी, पराक्रम दिवस। फिर 24 को यूपी दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगले दिन 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी उसी दिन होता है। अच्छा, पर्यटन दिवस भी? हाँ, और फिर 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस। तो ये पूरा हफ्ता ही जैसे राष्ट्रीय महत्व की तारीखों से भरा है। सही कहा। तो 24 जनवरी का इन सब के बीच आना इसे और भी खास बना देता है। वैसे क्या भारत में दूसरे राज्य भी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? यूपी तो काफी नया है इस मामले में, जैसा हमने बात की। हाँ, बिल्कुल। भारत में लगभग हर राज्य का अपना एक स्थापना दिवस है, जिसे वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं। अच्छा। ये दिन उस राज्य के गठन से, उसके इतिहास से, उसकी पहचान से जुड़ा होता है। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे बिहार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाता है,
क्योंकि 1912 में इसी दिन बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक प्रांत बना था। अच्छा, 1912। हाँ, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश ये सब 1 नवंबर को मनाते हैं। 1 नवंबर को इतने साले? क्योंकि 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके तहत इनका गठन या पुनर्गठन हुआ था। अच्छा, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जी। राजस्थान 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाता है, जो रियासतों के एकीकरण से जुड़ा है। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई को, जब बॉम्बे राज्य का बंटवारा हुआ था। हाँ, 1 मई वाला तो पता है। तो हाँ, ये एक आम परंपरा है, राज्यों को अपनी जड़ों से जोड़ती है। इससे ये समझ आता है कि राज्यों के लिए अपनी अलग पहचान, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति का जश्न मनाना कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं होता होगा। निश्चित रूप से नहीं। ये दिन नागरिकों में, मतलब लोगों में अपने राज्य के प्रति एक गौरव, एक अपनेपन की भावना जगाते हैं। ये अपनी यात्रा को याद करने का मौका होता है। कहाँ से शुरू किया था, आज कहाँ हैं और भविष्य में कहाँ जाना है। और जैसा हमने यूपी के मामले में देखा, हाँ, कि विकास और विरासत जैसी थीम चुनकर राज्य अपनी मौजूदा प्राथमिकताएं और भविष्य की दिशा का संकेत भी देता है। ये उत्सव एक तरह से राज्य की कहानी कहने का जरिया बन जाते हैं। चलिए, तो अब तक जो हमने बात की उसके कुछ मुख्य बिंदु समेट लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। जरूर। पहली और सबसे बेसिक बात, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ, क्योंकि 1950 में इसी दिन राज्य को यूनाइटेड प्रोविंसेस से बदलकर उत्तर प्रदेश नाम मिला था। राइट। दूसरी अहम बात, नाम तो 1950 में मिला, पर इसे ऑफिशियल तौर पर मनाना शुरू हुआ 2018 में। हाँ, 2018 में श्री राम नाईक की पहल पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने लागू किया, तो ये उत्सव अभी काफी नया है। बिल्कुल। तीसरा, हमने 2025 के आयोजन पर बात की। थीम थी विकास और विरासत, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर। और ये सिर्फ थीम नहीं थी, बल्कि इसे जमीनी बनाने के लिए ओडीओपी योजना, लोकल प्रोडक्ट्स, नए स्टार्टअप्स, एसएचजीज, इन सबको कार्यक्रमों में जगह मिली। हाँ, ये दिखाता है कि उत्सव को राज्य के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों से जोड़ने की कोशिश है। सही। और चौथा पॉइंट, 24 जनवरी का दोहरा महत्व। जी। कि ये उत्तर प्रदेश दिवस भी है और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी। जी। और साथ ही ये 23 जनवरी पराक्रम दिवस और 25-26 जनवरी मतदाता गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिनों के बीच में आता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश दिवस सिर्फ एक तारीख या छुट्टी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास को याद करने, वर्तमान को दर्शाने और भविष्य की आकांक्षाओं को जाहिर करने का एक मंच बन गया है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ जुड़ना इसे एक और गहरा आयाम देता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे राज्य अपनी पहचान गढ़ते हैं और उसे समय के साथ बदलते भी हैं। आज हमने उत्तर प्रदेश दिवस के कई पहलुओं को समझा, इतिहास से लेकर आज के मतलब तक। यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ा जा सकता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि राज्य अपने स्थापना दिवसों का इस्तेमाल सिर्फ अतीत का जश्न मनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी भविष्य की कहानी गढ़ने के लिए भी कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का विकास और विरासत पर जोर देना, ओडीओ को इससे जोड़ना। हाँ, ये दिखाता है कि ये दिन अब राज्य की प्राथमिकताएं, उसकी ब्रांडिंग और शायद उसकी नीतियों को भी दिशा देने का एक जरिया बन रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक सरकारी आयोजन न होकर लोगों को राज्य की दिशा से जोड़ने का तरीका भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और आगे ये देखना रोचक होगा कि ये दिवस किस तरह राज्य की इमेज और जमीनी हकीकत दोनों को प्रभावित करते हैं। मतलब क्या ये सिर्फ एक दिन का उत्सव है या ऐसे कुछ और बड़ा हासिल करने की कोशिश है? ये सोचने वाली बात है।